हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सचिन फिजिक्स एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग जो सो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है आपका स्केलर एंड वेक्टर। हाँ भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज जो सो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर। बच्चों, सब लोग जैसे जल्दी जल्दी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। बच्चों, अगर आप सभी लोग अगर हमारे बातों को अगर क्लियर रूप से अगर सुन पा रहे हो तो एक बार वीडियो को थम कर दें, ताकि जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग जो सो हमारे बातों को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर एंड वेक्टर। चैप्टर्स का नाम क्या है? स्केलर एंड वेक्टर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? स्केलर एंड वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है। आज का लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो सो स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, हमें जो सो वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ा, यानी कि बहुत चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाई नीड टू वेक्टर, कि हमें वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ करके आए हैं, क्या पढ़ करके आए हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली जो डिफाइन जो किया जाता है वो एनयू से किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों? एनयू से किया जाता है। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते थे? एक्स बोलते थे। एक्स इक्वल टू एन यू। एन आपका क्या है? तो एन जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है बच्चों? एन जो आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू आपका क्या है बच्चों? तो यू जो आपका यूनिट है। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली जो डिफाइन किया जाता है वो एनयू से किया जाता है। एनयू से किया जाता है, आने की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से किया जाता है। ठीक है। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ करके आए हैं, क्या पढ़ करके आए हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली जो डिफाइन किया जाता है वो एनयू से किया जाता है। एन आपका क्या है? एन आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू आपका क्या है? तो यू जो आपका यूनिट है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि मार्केट से मान लो कि हम जो एप्पल खरीद करके लाए। क्या खरीद करके लाए? एप्पल खरीद करके लाए। कितना केजी खरीद करके लाए? तो मान लो कि हम दोस्तों मार्केट से 5 केजी क्या किए, एप्पल खरीद करके लाए। तो सर ये 5 केजी जो ये क्या है? ये 5 आपका क्या है? 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। केजी क्या है? तो केजी आपका यूनिट है ना। तो बच्चों, ये जो 5 केजी जो है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये अपने आप में जो कंप्लीट डिफाइंड है ना। ये एप्पल हमने खरीद के लाया, कितना खरीद के लाया? तो 5 केजी लाया। सर ये जो किस क्वांटिटी का बात हो रहा है? तो ये जो बात जो हो रहा है वो आपका मास का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? मास का बात हो रहा है। सर 5 केजी, केजी किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है। तो ये जो क्वांटिटी जो बात जो हो रहा है वो किसका बात हो रहा है? मास का बात हो रहा है। तो बच्चों, ये जो मास जो है वो कंप्लीटली डिफाइंड है। ये कंप्लीटली ये जो 5 केजी जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने जो सो मार्केट से जो सो एप्पल खरीद के लाया। कितना खरीद के लाए? तो 5 केजी खरीद के लाए। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा आया हमसे बोला कि सर आज हमें फीवर है, आज हमें बुखार लगी है, आज हम दोस्तों आज का क्लास हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। जो कि जनरली बच्चे झूठ ही बोलते हैं। जैसे कि आज दोस्तों बच्चे झूठ बोले थे, है ना। जैसे आलोक जब वो झूठ बोला था, आज किसी तबियत खराब है, आज हम क्लास में नहीं जाएंगे, है ना। तो मान लो कि आलोक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। क्लास कर रहे हो आलोक, है ना। तो मान लो कि आलोक से हम पूछे, क्या पूछे कि भाई बताओ तुमको फीवर लगा है तो कितना फ़ारेनहाइट फीवर लगा हुआ है, कितना तुमको फीवर लगा हुआ है। तो मान लो कि आलोक हमसे बोल रहा है कि सर हमको जो फीवर लगा हुआ है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर लगा हुआ है। कितना फीवर लगा हुआ है बच्चा? यानी फीवर जो लगा हुआ है कितना लगा हुआ है? तो वो हमसे बोला कि सर हमको जो फीवर लगा हुआ है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट लगा हुआ है। तो सर ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो क्या है? ये जो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? उसको फीवर लगा हुआ है। कितना फीवर लगा हुआ है? तो 101 डिग्री टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट। अगर सच में उसको 101 डिग्री अगर बुखार है, इसका मतलब कि जरूर वो परेशानी में है, और नहीं तो फिर झूठ है। अब जनरली बच्चे झूठ ही बोलते हैं, है ना। तो ये सब किस क्वांटिटी का बात हो रहा है? तो ये सब जो बात जो हो रहा है वो टेम्परेचर का बात हो रहा है। तो ये सब जो टेम्परेचर जो है वो अपने आप में कंप्लीट ये डिफाइंड है ना। कि भाई फीवर लगा हुआ है, तो कितना फीवर लगा हुआ है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर लगा हुआ है इसमें, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों,
कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जी जो आप उसको दोस्तों कम ये न्यूमेरिकल वैल्यू से आप उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकती हो। ध्यान से सुनना बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप जो सो एनयू से कंप्लीट आप उसको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप एनयू से कंप्लीट डिफाइन नहीं कर सकती हो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर में जो पढ़ करके आए हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम कंप्लीटली डिफाइन करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं? एनयू से करते हैं। तो ये एनयू जो है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए सफिशिएंट नहीं है। एनयू से आप देखो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को आप कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हो और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप इसे कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। आइए बच्चों इसको जो हम आपको एक छोटे से कहानी से आपको फील दिलाते हैं। तो कहानी आपका क्या है सर? कहानी आपको ध्यान से सुनना है। आपका कहानी क्या है कि दो दोस्त है, एक दोस्त आपका अमीर है, एक दोस्त गरीब है, ठीक है। अमीर जो दोस्त है वो मरने वाला है, कार वार का एक्सीडेंट हुआ है, वो मरने वाला है। अमीर दोस्त गरीब दोस्त से कहता है कि भाई अपने जीवन में हमने जो भी पैसा कमाया है, जो भी हमारे पास धन दौलत सोना चांदी खजाना जो भी है, हमने उसको एक जगह उसको जमीन में गाड़ करके हमने रखा है। अब गरीब दोस्त कहता है, गरीब दोस्त जैसे सुनता है उसके मन में लड्डू फूटना शुरू कि भाई दोस्त की अपने जगह, वो बोल भाई बोल कि तुमने उस खजाने को कहाँ पे गड़ करके रखा है। अमीर दोस्त कहता है गरीब दोस्त से कि भाई हम अपने जीवन का सारा कमाई सारा पैसा धन दौलत सोना चांदी दोस्त हमने गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में डेबलू एक बड़े से डेबलू नमक पेड़ से 5 मीटर डिस्टेंस में हमने उसको गड़ करके हमने रखा है। वो क्या बताया अमीर दोस्त क्या बोला कि हमने अपने जीवन में जो भी पैसा कमाया है सोना चांदी जो भी हमारे पास खजाना है उसे हमने एक जगह गड़ करके हमने रखा है। तो कहाँ गड़ के रखा है? वो जो गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन के एक बड़े से डेबलू नुमा पेड़ से 5 मीटर डिस्टेंस में उसको क्या किया है? गड़ करके उसको रखा है, ठीक है। अब वो गरीब दोस्त सुनता है और सुनते ही वो दुम दुमा करके भागना शुरू हो जाता है। अब अमीर दोस्त कहता है कि भाई सुनो, लेकिन गरीब दोस्त कहता है अरे चल हट, अब हमें नहीं सुनना है, अब हमें सीधे गोवा पहुंचना है। अब वो गरीब दोस्त भागता हुआ जाता है गोवा पहुंच जाता है। अब वो गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में पहुंच जाता है और वो सेंट सेबेस्टियन गार्डन में पहुंचता है और वहां पे पहुंच करके एक बड़े से डेबलू नुमा पेड़ को भी वो खोज लेता है और वो बड़े से डेबलू नुमा पेड़ के पास भी जाता है और इस पेड़ के पास जाता है। उसका दोस्तों बता दिया था ये गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन एक बड़े से डेबलू नुमा पेड़ से 5 मीटर डिस्टेंस में हमने क्या किया है? अपने सारे खजाने को हमने गाड़ करके रखा है। अब वो जाता है इस बड़े डेबलू नुमा पेड़ के पास जाता है और इस पेड़ से 5 मीटर दूरी पे क्या करता है? खटाखट गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। खजाना इसे नहीं मिलता है। इधर इस पेड़ से 5 मीटर दूरी पे इधर खटाखट गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। खजाना नहीं मिलता है। आगे खोदना शुरू कर देता है और इस पेड़ से 5 मीटर आगे खोदना शुरू कर देता है, नहीं मिलता है। पीछे खोदता है, नहीं मिलता है। पता है इसने क्या गलती किया? इन्होंने जो सो डायरेक्शन ना जान करके इन्होंने बहुत बड़ा गलती की। अगर ये बंदा वहां पे थोड़ा सा रुक करके अगर पूछ लेता, डायरेक्शन पूछ लेता कि भाई पेड़ से 5 मीटर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रखे हो, या तो फिर पेड़ से 5 मीटर नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ गड़े हो, या तो फिर पेड़ से 5 मीटर नॉर्थ से 35 डिग्री ईस्ट की तरफ गड़ के रखे हो। अगर ये डायरेक्शन पूछ लेता, जबकि उसका दोस्त अमीर दोस्त जो मरने वाला जो था, जब वो बताना भी चाह रहा था भाई सुनो, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और आया और इन्होंने सब बिना डायरेक्शन सुने इन्होंने आया और गड्ढा खोदना शुरू करता है और इसको खजाना नहीं मिलता है। अब क्या होगा? अब तो इसको एक पूरा सर्किल खोदना पड़ेगा भाई। आने की 5 मीटर की क्या करना पड़ेगा? सर्किल खोदना पड़ेगा। आने की यहाँ खोदना पड़ेगा, यहाँ खोदना पड़ेगा, यहाँ खोदना पड़ेगा, यहाँ खोदना पड़ेगा, यहाँ खोदना पड़ेगा। बट रुको, अब ये भी तो हो सकता है सर कि पेड़ से 5 मीटर इस तरह से भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि पेड़ से 5 मीटर नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि पेड़ से 5 मीटर नीचे की तरफ भी हो सकता है। भाई अब तो ये क्या, इसका तो काम बढ़ गया। ये तो इधर खोदेगा फिर इधर खोदेगा फिर इधर खोदेगा, इसे तो खजाना मिलने वाला तो नहीं है भाई। क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। कि अगर ये बंदा वहां पे रुक करके पूछ लेता कि भाई पेड़ से 5 मीटर नॉर्थ से किधर है, ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ कि नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, या तो पेड़ से 5 मीटर नॉर्थ से 45 डिग्री नीचे की तरफ। अगर ये रुक करके अगर ये पूछ लेता तो शायद इसको खजाने को ढूंढने में इसको इजी होता, आसानी से खजाना ढूंढ लेता और ये अमीर बन जाता अपने दोस्त के जैसा। तो यहाँ पे समझ आया आपको कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे जो बात जो किया जा रहा है वो किसका बात किया जा रहा है? तो सर यहाँ पे जो बात जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है बच्चों? यहाँ पे जो बात जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है। किसका बात हो रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट है सर? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है। कितना है बच्चों? 5 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका फिजिकल क्वांटिटी है। सर इस फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है, लेकिन फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के पास
न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है, ये फिर भी ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, ये कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हुआ, इसे एक चीज की और आवश्यकता है, और वो क्या है, तो वो है बच्चों डायरेक्शन, इसे दोस्तों डायरेक्शन की आवश्यकता है ना, जो कि ये गरीब दोस्त जिसका जो था वो रुक करके डायरेक्शन भी हमें पता नहीं किया। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया वेक्टर क्वांटिटी की आवश्यकता क्यों होगी? तो वेक्टर क्वांटिटी जो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से आप कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों, मान लो कि एक चौराहा है ना, चौराहा मतलब समझ रहे होंगे जहां पे जैसे चारों तरफ से क्या रहता है, रास्ता रहता है, तो मान लीजिए आपका क्या चौराहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, चौराहा है। अब एक बेवकूफ बच्चा इस चौराहे पे पहुंचता है, कहां पे पहुंचता है, तो इस चौराहे पे पहुंचता है ये बेवकूफ बच्चा, ठीक है। अब इस बच्चा में से घर वाले क्या कहता है, इसका मम्मी पापा बोलता है कि बेटा जाओ मार्केट से जैसे जलेबी खरीद के ले आओ, है ना। तो ये बेवकूफ बच्चा दोस्तों चौराहे पे पहुंचता है, और चौराहे पे पहुंचने के बाद, और ये मिठाई का जो दुकान जो मानो यहाँ पे, कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेवकूफ बच्चा चौराहे पे पहुंचता है, और चौराहे पे पहुंचने के बाद किसी इस चौराहे पे किसी व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब यहाँ से मिठाई का दुकान कितने दूर है, तो भाई साहब कहता है यहाँ से मिठाई का दुकान 2 किलोमीटर दूर है। अब ये बच्चा सुनता है कि 2 किलोमीटर दूर, अब ये क्या होता है कि ये बच्चा सुनता है और दुम दबा के आगे भागना शुरू कर देता है ना। अब ये बच्चा यहाँ जाकर पूछता है किसी व्यक्ति से कि भाई साहब यहाँ से मिठाई का दुकान कितना दूर है, तो वो भाई साहब कहता है कि यहाँ से जलेबी का दुकान की मिठाई का दुकान 4 किलोमीटर दूर है। तो अच्छा 4 किलोमीटर दूर है, फिर से सुनता है और फिर से बच्चा आगे भागना शुरू कर देता है। इस बच्चा का आदत है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना लेने की, इस बच्चा का आदत है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लेने की, ठीक है। अब ये बच्चा आगे भागता हुआ चला गया, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। क्या इस बच्चा को जलेबी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चा अभी जो सो ये बच्चा जो सो जलेबी की दुकान से कितना किलोमीटर दूर है, तभी ये जो बच्चा जो जलेबी की दुकान से 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर दूर क्यों, क्योंकि इस चौराहे से जलेबी का दुकान 2 किलोमीटर दूर था, बच्चा यहाँ पे 2 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ आने के बाद किसी व्यक्ति से पूछता है कि जलेबी का दुकान कितना है, तो व्यक्ति बोला कि 4 किलोमीटर दूर है, तो सही बोला था भाई, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 2, 4 किलोमीटर। लेकिन ये बच्चा इधर ना जाकर के फिर ये आगे चला गया, कितना किलोमीटर आगे गया, तो 4 किलोमीटर आगे गया, तो कितना किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर दूर है। तो क्या इस बच्चे को जलेबी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ऐसा जलेबी की दुकान पे लेट से जाने के बाद कहाँ जलेबी मिलता है ना, लेट से जाओगे जलेबी लेने के लिए, तो जलेबी तो मिलती नहीं है। इस बच्चा को तो जलेबी मिलने वाली नहीं है ना। ये ऐसा नहीं यहाँ पे रुक करके पूछ ले कि जलेबी का दुकान किधर है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है कि आगे है, थोड़ा सा रुक करके पूछ लेता तो शायद उसको सही समय पर जलेबी का दुकान पे पहुंच जाता और जलेबी लेकर के सही समय अपने घर पहुंच जाता है ना। लेकिन इस बच्चा को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना लेने की आदत है ना। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया बच्चों कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया, फिजिकल क्वांटिटी में कितने भागों में बांटा गया, तो सर फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया, किसमें किसमें, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आने की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला स्केलर क्वांटिटी, किसमें बांटा गया बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा किसमें बांटा गया, दूसरा बांटा गया वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल आता है सर किस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में डाला गया और किस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में डाला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में डाला गया। और मेरे प्यारे बच्चों जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में डाला गया। सर फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, उसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी को किन किन फिजिकल क्वांटिटी को डाला गया, यानी कि किन किन फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में डाला गया, तो सर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में डाला गया जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब सर वेक्टर क्वांटिटी में उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में डाला गया जिन फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अब बच्चे हम लोग जानेंगे स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो यह वह क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, यह वह क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आने की जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। डिफिनेशन क्या बनेगा सर, डिफिनेशन लिख देते हैं, इट इज दैट क्वांटिटी which has it is that quantity which has only magnitude but no direction is called a scalar quantity, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों
यह वह क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सर वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो सर वेक्टर क्वांटिटी यह वह क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखते हैं बच्चों। इट इज दैट it is that quantity it is that quantity which has magnitude which has magnitude as well as direction as well as direction and obey obey law of vector addition लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो है आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी समझिए बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्या है वेक्टर क्वांटिटी? इट इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यह वह क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो समझिए। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, वो फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन करना होगा। अब बच्चों ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है वो सिंपल एडिशन नहीं होता है ना। ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है वो लॉ ऑफ स्केलर एडिशन की जैसा नहीं होता है। ये स्केलर को आप क्या कर सकते हो? स्केलर को आप दोस्तों जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुना भी कर सकते हो, भागा भी दे सकते हो सिंपल एडिशन के मेथड से। कैसे बच्चों? जैसे कि मान लो कि हम जो सो मार्केट से मान लो कि हम 2 केजी एप्पल लाए। कितना केजी एप्पल लाए? 2 केजी एप्पल लाए। फिर मान लो कि बच्चों हमारा मन नहीं भरा, फिर से मान लो कि जो सो हम मार्केट से 2 केजी एप्पल को लाए। ठीक है, तो सर 2 केजी प्लस 2 केजी कितना हो जाएगा? 2 केजी प्लस 4 केजी, 2 केजी प्लस 2 केजी आपका 4 केजी हो जाएगा। तो ये जो है बच्चों आपका 2 केजी प्लस 2 केजी इक्वल टू 4 केजी, ये आपका सिंपल एडिशन है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको कोई सिंपल एडिशन नहीं है ना। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, फिर भी जैसे वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं कर रहा है तो वो आपका जो सो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करना होगा। चलिए बच्चों मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। चलिए इसको समझिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखिए इस सबको मिटा देते हैं। जैसे कि बच्चों मान लो कोई मनीषा नाम की लड़की है ना, बहुत ही प्यारा नाम है मनीषा, है ना। मान लो कि मनीषा नाम की कोई लड़की है। अब ये लड़की जो सो ईस्ट की तरफ जाती है 4 मीटर, कितना जाती है? ईस्ट की तरफ जाती है 4 मीटर। फिर जो सो ये 3 मीटर जो सो ये 3 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ। तो बताइए सर कि इस लड़की का जो सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो सर डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखते हैं, है ना। इस लड़की का जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा सर, वो कितना होगा सर? तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्या बच्चों दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? तो इसके नीचे लिखते हैं। तो सर इस लड़की का जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा सर? इस लड़की का जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ये एक मनीषा नाम की लड़की है, 4 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, फिर 3 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। इस लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब मान लो कि बच्चों यही लड़की से बच्चों मान लो कि 4 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ, 4 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब फिर इस लड़की का जैसा माइंड चेंज हो गया। जनरली जैसे लड़की का माइंड चेंज होते रहता है ना, हर एक मिनटों में क्या होता है? लड़की का माइंड चेंज होते रहता है। कभी कुछ बोलेगी, कभी कुछ करेगी कुछ, बोलेगी कुछ, करेगी कुछ, है ना। तो मान लो कि ये जो लड़की 4 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ, इसका माइंड चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है कि यही लड़की जो वापस 3 मीटर आ जाती है वेस्ट की तरफ। किधर आ जाती है बच्चों? वापस 3 मीटर आ जाती है वेस्ट की तरफ। तो बच्चों इस लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? इस लड़की का जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों वो कितना होगा? इस लड़की का डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 1 मीटर। भाई मैं जान रहा हूँ यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन बच्चों हम क्या कर रहे हैं? ऑल ओवर रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। ऑल ओवर क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। कैसा बोलते हैं? इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। फिर मान लो कि बच्चों यही लड़की जो 4 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ, और इसका माइंड जो पलट जाता है, इसका माइंड चेंज कर जाता है, और ये जो 3 मीटर जाती है नॉर्थ की तरफ। तो सर इस लड़की का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो सर डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालने के लिए जानते हैं इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट निकल जाएगा। और इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 5 मीटर। भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे कितना आ जाएगा? 4 मीटर, 3 मीटर, तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर। भाई निकालने के लिए जानते होगे ना। चलिए तो बच्चों इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो निकल करके आया वो कितना आया बच्चों? तो देखिए 4
4 मीटर प्लस 3 मीटर 4 मीटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ लिखते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है ना। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? देखिए डिस्प्लेसमेंट जो निकल करके आया सर, डिस्प्लेसमेंट जो निकल करके आया यानी कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू कितना? 7 मीटर। ये तो अजीब एडिशन है यार, वेक्टर एडिशन। कभी 7, कभी 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, कभी 4 और 3 जोड़ने पे 1 आ रहा है, और कभी 4 और 3 जोड़ने पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा था। देखो यहाँ पे कितना है? 5 आया ना। तो कभी 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, कभी 4 और 3 जोड़ने पर 1 आ रहा है, और कभी 4 और 3 जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो बच्चों ये जो वेक्टर एडिशन जो होता है वो सिंपल एडिशन नहीं होता है। वेक्टर एडिशन जो है दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। देखिए बच्चों यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है? इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल जो है वो आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है सर? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन जब सेम है तो एंगल क्या है? 0 डिग्री। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एंगल का कितना है कि थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ 180 डिग्री है। पहले ईस्ट की तरफ जा रही थी, इधर जा रही थी। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बच्चों इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? तो यहाँ पे जो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो बच्चों दो वेक्टर वेक्टर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो डिपेंड करता है वो दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। जब सर यहाँ एंगल का वैल्यू जब 0 डिग्री था तो यहाँ पे कितना आता? 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा था। जब सर यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री था तो 4 और 3 जोड़ने पर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। जब सर यहाँ पे एंगल का वैल्यू 90 डिग्री था तो 4 और 3 जोड़ने पर कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। तो बच्चों ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो डिपेंड करता है वो दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 4 और 3 जोड़ने पर 4 और 3 जोड़ने पर 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। यानी कि 4 और 3 जोड़ने पे 1.5 भी आ सकता है, 4 और 3 जोड़ने पे 2.5 भी आ सकता है, 4 और 3 जोड़ने पे 4.3333 भी आ सकता है, 4 और 3 जोड़ने पे 6.99 भी आ सकता है। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 4 और 3 जोड़ने पे दोस्तों 4 और 3 जोड़ने पे 1 और 7 के बीच कुछ भी आ सकता है। यानी कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो डिपेंड करता है वो दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हमने पहले ही बोला था आज दोस्तों सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, है ना। तो आपको सिर्फ समझिए, आपको सिर्फ फील दिलाने का हम काम कर रहे हैं। वेक्टर का क्यों आवश्यकता पड़ा ये चीज आपको बताया जा रहा है। तो वेक्टर का आवश्यकता क्यों पड़ा? तो क्योंकि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से डिफाइन कर ही सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आपको आया कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोस्तों कोई सिंपल एडिशन नहीं होता है, ये डिपेंड करता है दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बच्चों स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लीजिए और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, इधर आपका क्या था? इधर जो आपका वेक्टर क्वांटिटी था, इधर आपका बच्चों वेक्टर क्वांटिटी था। एग्जांपल देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी का और स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? मास, मास, लेंथ, टाइम, टाइम, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिर आपका हो जाएगा स्पीड, स्पीड, फिर आपका हो जाएगा वर्क, वर्क, एनर्जी, एनर्जी, ईटीसी। इस तरह से बहुत सारे हैं। ठीक है बच्चों, मास को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि दिखाए थे कि जो हमने क्या किया था, जो हमने जो मार्केट से 2 केजी एप्पल लाए थे, तो कितना केजी लाए थे? एप्पल को 2 केजी लाए थे, तो 2 केजी क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट। तो 2 केजी से क्या हो रहा था? मास आपका कंप्लीटली डिफाइन हो जा रहा था, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है ना। फिर आपका लेंथ है, तो लेंथ को भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। टाइम की भी टाइम को भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। टेम्परेचर की भी नहीं होती है, टेम्परेचर को भी नहीं होता है, स्पीड को भी नहीं होता है, वर्क एनर्जी को भी नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाएगा बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी आपका कहलाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी तो किस डायरेक्शन में है। फिर फोर्स, फोर्स, मोमेंटम, 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 ईटीसी। इस तरह से बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी है जो आपको बताया जाएगा जब आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जैसे आता जाएगा उससे आपको बताया जाएगा कि कौन आपका स्केलर है, कौन वेक्टर है ना। तो बच्चों थोड़ा सा आप समझ लीजिए और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसका छोटा सा नोट पॉइंट। इसके बाद फिर हम लोग दोस्तों आज का लेक्चर लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट देख लीजिए सर। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, स्केलर और वेक्टर समझ में आया। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को दोस्तों दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बांटा गया, है ना। स्केलर क्वांटिटी उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को डाला गया जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी में उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को डाला गया जिसे डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम क्या बोले? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोस्तों कोई सिंपल एडिशन नहीं होता है, लेकिन आपका दोस्तों क्या स्केलर को क्या कर सकते हो? सिंपल मेथड से आप उसको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा भी कर सकते हो और भागा भी दे सकते हो। लेकिन आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोई सिंपल एडिशन नहीं था। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोस्तों दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आपके मुंह से तुरंत का आंसर निकलना चाहिए, इसका तुरंत जवाब निकलना चाहिए कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो डिपेंड करता है वो दो वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है ना। चलिए बच्चे थोड़ा सा नोट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। नोट पॉइंट क्या है? ऑल वेक्टर क्वांटिटी, ऑल वेक्टर quantities have
have direction, have direction, but 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 all but all quantities but all quantities all quantities that but all quantities that direction but direction are not vector, direction are not vector। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या लिखा है? आर नॉट वेक्टर। क्या लिखा गया बच्चों? ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। सही है भाई, कि सभी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगा ही होगा, है ना? कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है सभी के पास क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा। लेकिन ये लिखा गया बच्चों कि बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर, कि सभी क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है लेकिन वो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके पास डायरेक्शन है और आप एक वेक्टर क्वांटिटी कहला जाए। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी कहलाना है तो आपको जो सो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन करना होगा। अगर आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन नहीं करेंगे तो फिर आप एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएंगे। वही लिखाया गया बच्चों कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, कि सभी वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर, लेकिन सभी क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर नहीं। तो सर इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके पास डायरेक्शन है और आप एक वेक्टर क्वांटिटी कहला जाएंगे। आपको वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए आपको दोस्तों ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन करना होगा। अगर आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन नहीं करेंगे आप एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन क्या है? तो अच्छा एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इसका दिखा देते हैं। जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन फिर भी वो जो स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी वो जैसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। वो कैसा क्वांटिटी कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। कैसे कहलाता है बच्चों? देखो, जैसे कि मान लो कि 3 एम्पीयर करंट मान लो इधर से आ रहा है, ठीक है, और मान लो कि 4 एम्पीयर करंट इधर से आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से कितना एम्पीयर करंट जाएगा? तो यहाँ से जो आपका 4 एम्पीयर करंट प्लस 3 एम्पीयर करंट कितना जाएगा? 7 एम्पीयर करंट। तो बच्चों यहाँ से जो जाएगा वो 7 एम्पीयर करंट जाएगा। अब मान लो कि बच्चों इधर से 3 एम्पीयर करंट आ रहा है और इधर से बच्चों मान लो कि 4 एम्पीयर करंट आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से आपको 7 एम्पीयर करंट जाएगा। मान लो कि बच्चों जो करंट आपका इधर से आपका आया 3 एम्पीयर करंट, और मान लो कि बच्चों इधर से आया आपका 4 एम्पीयर करंट। तो सर यहाँ से कितना एम्पीयर करंट जाएगा? तो यहाँ से आपका करंट जो जाएगा वो 7 एम्पीयर ही करंट जाएगा। देखिए सर, ये जो इन दोनों करंट के बीच एंगल कितना है? देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 4 और 3 जोड़ने पर इसका रिजल्ट कितना है? 7 एम्पीयर करंट, यानी 3 एम्पीयर करंट प्लस 4 एम्पीयर करंट इक्वल टू कितना? 7 एम्पीयर करंट। तो इधर से कितना आ रहा है? 3 एम्पीयर करंट, इधर से कितना आ रहा है? 4 एम्पीयर करंट। यहाँ से कितना जाएगा? 7 एम्पीयर करंट। मान लो कि बच्चों इन दोनों के बीच जो एंगल है वो मान लो कि 30 डिग्री, 90 डिग्री से अगर कुछ कम है ना। अब मान लो कि बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लो कि 120 डिग्री है ना। देखो देख सकते हो 90 डिग्री से ज्यादा है तो कितना? तो मान लो कि 120 डिग्री। तो सर यहाँ से एंगल 90 डिग्री है तभी कितना आ रहा है? 7 एम्पीयर करंट आ रहा है। और जब यहाँ 30 डिग्री एंगल है तभी करंट कितना आ रहा है? 7 एम्पीयर करंट आ रहा है। जब यहाँ एंगल 120 डिग्री है तभी यहाँ करंट कितना आ रहा है? 7 एम्पीयर करंट निकल रहा है। तो सर ये करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ कंडीशन का पालन नहीं करता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो आपका इधर तक क्वांटिटी नहीं कहलाता है। तो कैसा क्वांटिटी कहलाता है बच्चों? तो बच्चों अगर ऑप्शन में रहेगा स्केलर, बी में रहेगा वेक्टर, सी में रहेगा टेंसर, तो आपको जो टिक मारना है बच्चों वो टेंसर में टिक मारना है। अगर टेंसर रहेगा तो टेंसर में टिक मारना है, और अगर टेंसर नहीं रहेगा तो फिर आपको स्केलर में टिक मारना है। बच्चों वेक्टर में टिक नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रायंगल लॉ ऑफ कंडीशन का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देख सकते हो किसका एंगल अलग-अलग एंगल है, अलग-अलग एंगल से करंट आ रहा है, फिर भी इसका क्या रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना। 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, चाहे वो 90 डिग्री से आए, चाहे वो 30 डिग्री से आ रहा है, चाहे वो 120 डिग्री से आ रहा है, वो क्या आ रहा है? जोड़ने पे 7 ही हो रहा है। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ कंडीशन का पालन नहीं करता है। तो कंडीशन क्या है बच्चों? वेक्टर कंडीशन क्या है? तो वेक्टर कंडीशन आपका कोऑर्डिनेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आपको वेक्टर कहलाने के लिए आपको क्या करना होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पालन करना होगा। तो सर इस प्रकार से दोस्तों आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, है ना। क्या बच्चों आप लोगों को कुछ समझ में आया कि कुछ भी? तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक एंड गुड बाय।